हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो पार्ट 4 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, डेडिकेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ईपीएफओ एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो पार्ट 4 है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वो जाके देख लो। सारी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला ना हो कि वे 31st क्वेश्चन है। तो 31st क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द रेडक्लिफ कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू। जो रेडक्लिफ कमेटी जो अपॉइंट किया गया था, किस पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया था, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। ऑप्शन बी, गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल। या ऑप्शन सी, डीलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। या ऑप्शन डी, इंक्वायरी इनटू द राइट्स इन ईस्ट बंगाल। इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसा कि हमको पता है रेडक्लिफ लाइन भी है, इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसे रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं। तो ये जो डीलिमिटेशन जो हो रहा था, जो पार्टीशन जो हो रहा था, ठीक है, उस पार्टीशन की बाउंड्री डिसाइड करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था कि कौन सी बाउंड्री कहाँ से गुजरेगी। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है रेडक्लिफ कमेटी से। पहली बात ये कि रेडक्लिफ कमेटी एक कमेटी या एक कमीशन को हेड नहीं कर रहा था। जो रेडक्लिफ जो पर्सन था वो एक कमीशन को हेड नहीं कर रहा था, वो दो कमीशन को एक साथ हेड कर रहे थे। ठीक है, कौन से दो कमीशन? दो कमीशन क्यों भाई? पार्टीशन तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था, फिर दो कमीशन क्यों? तो दो कमीशन इसलिए कि दो जगह पार्टीशन हो रहा था भाई। क्योंकि जनरली जब पार्टी 1947 का जो एक्ट था, उस एक्ट के बाद वो मेजॉरिटी प्लेसेस जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेस था, जो भी था, वहाँ वो तो एग्री हो गए कि हमें पाकिस्तान में जाना है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी। फॉर एग्जांपल बंगाल में और पंजाब में, तो दो जगहों पे पार्टीशन करना था, तो दो जगह पे अलग अलग कमीशन थी और दोनों ही कमीशन को रेडक्लिफ हेड कर रहे थे। ठीक है, पंजाब में और बंगाल में। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे और याद रखनी है कि जब आप किसी एक चीज़ को, एक लकड़ी के टुकड़े को जब दो टुकड़े करते हैं, तो अगर आप किसी चीज़ के दो टुकड़े करोगे तो तीन पीसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेडक्लिफ कमेटी के बाद इंडिया कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? तो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ इंडिया। कौन से तीन पार्ट? वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया खुद। ठीक है, तो तीन पार्ट में इंडिया का डिवीज़न हुआ था रेडक्लिफ कमेटी के आने से। इसके अलावा इस कमेटी में 5 मेंबर थे, 1+4 का कॉम्पोजिशन था। 1 जो चेयरमैन थे रेडक्लिफ खुद, और 4 मेंबर में से 2 मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे और 2 मेंबर मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट वाज वर द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। तो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन किसे कहते हैं? जो 1958 में जो गुड गवर्नेंस एक्ट आया था, ठीक है, उस 1957 के रिवॉल्ट के बाद उस एक्ट को ही क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन कहते हैं। क्योंकि 1958 के इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीट सफाया हो गया था। ठीक है, टोटल कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? क्वीन के हाथ में। इसलिए क्राउन रूल भी कहते हैं कि 1858 के बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस एक्ट से क्या ऑब्जेक्टिव थे इस एक्ट के। ऑप्शन ए जो पहला है, टू डिस्क्लेम एनी एक्सटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, कि इनकार कर देना कि हम किसी भी इंडियन स्टेट को एनेक्स नहीं करने वाले। क्या ये ऑब्जेक्टिव था? या पॉइंट नंबर 2 कह रहा है दी प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, की जो प्लेस है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर आई है। क्या ये बात हुई थी? या पॉइंट नंबर 3 कह रहा है टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया। या ये बात सही है? तो रेगुलेट वाला तो होगा नहीं, क्योंकि रेगुलेट करने की जो कोशिश की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो 2 एक्ट के थ्रू की थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट से और एक पिट्स इंडिया एक्ट से। दोनों ही एक्ट जो लाया गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ही लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1858 की बात हो रही है। तो 1858 के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। ऊपर के दो हैं पॉइंट है। पहली बात तो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो कम्प्लीटली अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। हाँ जी, ये बात सही है। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? डिस्क्लेम एनी एक्सटेंशन
टू एनेक्स इंडियन स्टेट, कि हम अब एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम किसी इंडियन स्टेट को कब्ज़ा नहीं करेंगे। क्या ये बात भी कही थी? तो ये बात भी कही थी। हालांकि इस एक्ट के बाद तो कंप्लीट इनका जो खुद का मानना कहना था कि कंप्लीट इंडिया ही इनके ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट है हम उन्हें एनेक्स नहीं करेंगे। अब ये बात क्यों कही इन्होंने? क्योंकि 1857 से पहले क्या हो रहा था, जो लॉर्ड डलहौजी थे उनका सपना था कि पॉलिटिकली यूनिफिकेशन किया जाए इंडिया का, पॉलिटिकली यूनिफिकेशन किया जाए इंडिया का। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था उस डॉक्ट्रिन से वो कर क्या रहे थे, वो प्रिंसली स्टेट को एनेक्स ही तो कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? यूनिफिकेशन करना चाहते थे, ठीक है, इंडिया का यूनिफिकेशन करना चाहते थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी डर से काफ़ी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट घबराए हुए थे, तो बाद में क्वीन को कहना पड़ा कि हम किसी भी इंडियन स्टेट का एनेक्स नहीं करेंगे, अपना एक्सटेंशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दी गदर वाज अ, जो गदर पार्टी थी वो क्या था? एक ऑप्शन ए रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर, या ऑप्शन सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ हेडक्वार्टर एट बर्लिन, या ऑप्शन डी कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम विथ हेडक्वार्टर एट ताशकंद। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर एट फ्रांसिस्को। तो फ्रांसिस्को यहाँ पे अगर आपको ये पता लगा यूएसए में आ गया, ठीक है, और यूएसए में है, इसका मतलब ये क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। इसका इन्फ्लुएंस यूएसए, कनाडा, एशिया, इन सब जगहों पे इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। इसके अलावा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1913 को। गदर जो पार्टी फॉर्म हुई थी वो 15 जुलाई 1913 को फॉर्म हुई थी, और 1913 20th सेंचुरी चल रहा है। तो 20th सेंचुरी के टाइम में क्या हो रहा था? नेशनलिटिक सेंटीमेंट जो था, नेशनलिज्म का जो सेंटीमेंट था वो काफ़ी राइज कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहा था। और उस टाइम सबसे ज़्यादा जो एक क्रेज़ जो चल रहा था वो स्टूडेंट में चल रहा था। तो क्या हुआ कि लाला हरदयाल और उनकी जो अदर कलीग्स थे, जो जो मेंबर्स थे उनके साथ, उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। और 15 जुलाई 1913 में, ठीक है, यूएसए में क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी फॉर्म कर दी। उसका नाम क्या था उस टाइम? उसका नाम गदर पार्टी नहीं था उस टाइम। उसका नाम उस टाइम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, याद रखना आपको, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ये नाम था इसका, ठीक है। ये जब इंडिया में जब इनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो इंडिया में इनकी जब मूवमेंट स्टार्ट होगी तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था काफ़ी मिलिटेंट एक्टिविटी करने लगा। उन्होंने काफ़ी हथियार भी स्मगल किए, ठीक है। बाद में इनके काफ़ी मेंबर्स को फांसी भी दे दी गई, ठीक है, क्योंकि मिलिटेंट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी इनके ऑर्गेनाइजेशन से। तो उस टाइम उसका नाम गदर पड़ गया था। इसके अलावा ऑप्शन डी में भी ये पॉइंट सही है कि कम्युनिस्ट मूवमेंट, देखो कम्युनिस्ट मूवमेंट और सोशलिज्म के बीच में ये फंस गए थे, ठीक है, तो ये भी पॉइंट ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वर इकोनॉमिक्स क्रिटिक या क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है पता है हम सबको, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना डिटेल में बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। फिर भी क्योंकि हम लोग भी क्या थे, ब्रिटिश की कॉलोनी थे, तो ये जो कॉलोनियलिज्म था, जो ब्रिटिश जो थे अलग अलग कंट्रीज़ को अपने कॉलोनी बना कर रखते थे, तो इस चीज़ का जो क्रिटिक्स कौन करते थे, विरोध कौन करते थे एक तरीके से, ठीक है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन जो पॉइंट 2 है वो है सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन नहीं, पॉइंट 3 जो है आरसी दत्त। तो इन तीनों में से कौन थे जो कॉलोनियलिज्म के क्रिटिक थे? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ओनली। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ओनली, ठीक है। इसके अलावा कुछ नाम और भी आपको याद रख लेने हैं, दादा भाई नौरोजी हो गए, सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, आरसी दत्त हो गए, इसके अलावा गोखले हो गए, ठीक है। तो ये जो 4 पर्सन है, इन 4 पर्सन का नाम आपको याद रखना चाहिए कि ये, क्योंकि देखो इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक जो वर्ड लिखा हुआ है ना, 2017 के एग्ज़ाम में, ईपीएफओ के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन नंबर
21 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ईपीएफओ का जो पेपर हुआ था उसका, आप देखना उसमें दादा भाई नौरोजी ऑप्शन में भी है, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वहाँ पे किसी बुक का नाम पूछा था, ठीक है, वहाँ पे किसी बुक का नाम ही पूछा था, आपको देख लेना वो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ, 1, 2 और 3 तीनों ही है, और एक चौथा मैंने बताया गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये 4 नाम तो आपको याद होने चाहिए कि ये चारों ही पर्सन क्रिटिक थे कॉलोनियलिज्म के, ठीक है। दादा भाई नौरोजी से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि एक बहुत ही फेमस किताब है इनकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं सिलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन सिलेक्ट कैसे करता हूँ। अगर आप एनालाइज करो, मैंने जैसे एनालाइज किया, अगर मैंने देखा है कि दादा भाई नौरोजी 2017 के एग्ज़ाम के ईपीएफओ किसी भी ऑप्शन में है, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन, ये पर्सन, ये इनका जो इवेंट है, ये आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। इसलिए इसी तरीके से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था उसने क्या डिफाइन किया था, तो 1919 का जो एक्ट आया था उस एक्ट को और क्या नाम से जानते हैं हम लोग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इस नाम से भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जानते हैं। तो उस एक्ट के थ्रू हुआ क्या, यहाँ से यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर है जो और जुडिशरी जो है उसके बीच में पावर का सेपरेशन हुआ, ये कह रहा है यहाँ पे। या ऑप्शन बी द जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि जो जुरिडिक्शन है सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये तय हुआ, ये डिफाइन किया गया। या ऑप्शन सी द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड द वायसराय, ठीक है, वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है उनके पावर को डिफाइन किया गया। क्या ये बात सही है? या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, जिसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इस चीज़ को डिफाइन किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने। इस एक्ट ने किया क्या कि जो सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था, ठीक है, कितने सब्जेक्ट ऐसे हमें पता है, 7th लिस्ट में 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसी तरीके से इसकी शुरुआत यहाँ से हो गई थी कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको उन्होंने डिवाइड कर दिया, इस एक्ट ने उसे डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। पहला बोला कि एक सेंट्रल होगा, एक प्रोविंशियल होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होगा, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए होगा। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी 2 चीज़ें होंगी, एक ट्रांसफर लिस्ट होगा और एक रिजर्व लिस्ट होगा, ठीक है, एक ट्रांसफर लिस्ट होगा और एक रिजर्व लिस्ट होगा। ट्रांसफर लिस्ट में क्या होगा कि गवर्नर डिसाइड करेंगे विद द एड ऑफ मिनिस्टर, या इसको उल्टा पढ़िए कि मिनिस्टर डिसाइड करेंगे विद द एड ऑफ गवर्नर, ठीक है। और रिजर्व लिस्ट में क्या था कि गवर्नर डिसाइड कर लेंगे विदाउट द एड ऑफ मिनिस्टर, कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या लॉ बनेगा, क्या फैसला होगा, ये गवर्नर खुद ही डिसाइड कर लेंगे अंडर द रिजर्व लिस्ट, ठीक है। तो जुरिडिक्शन पावर का जो जुरिडिक्शन जो था ये डिवाइड किया था इस 1919 के एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 36 सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, सत्य शोधक समाज जो था उसने ऑर्गेनाइज किया था क्या, अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार। या ऑप्शन बी टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात। या ऑप्शन सी एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। या ऑप्शन डी अ पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। देखिए जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आपको क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद मैं वैसे 2 सेकंड का टाइम लेता हूँ, आपको क्वेश्चन को पॉज करना है, सोचना है, आंसर सोच लेना है और फिर आगे देखना है कि करेक्ट आंसर क्या है। इससे क्या होगा कि इससे आपको ऐसा लगेगा कि आप अटैम्प्ट भी कर रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। और इस तरीके से जो टेंडेंसी है याद रखने की, ठीक है, वो क्षमता भी बढ़ती है, आपको याद भी रहेंगी चीज़ें। तो इस तरीके से आपको करना है। जिसका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी द एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। सत्य शोधक समाज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी पूरे इंडिया की हालांकि, लेकिन महाराष्ट्र में इनका बहुत बड़ा रुतबा है, ठीक है। पर्सनैलिटी काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है, ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले आपको याद रखना है, ज्योतिबा फूले, ठीक।
ठीक है। तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की शुरुआत की थी। इन्होंने सत्यशोधक समाज की शुरुआत की थी, ये आपको याद रखना है। ये एंटी कास्ट मूवमेंट चलाते थे, एंटी कास्ट मूवमेंट चलाते थे। इसके अलावा वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कूल वगैरह भी इन्होंने खोले। वुमेन रीमैरिज के लिए भी, विडो रीमैरिज के लिए भी काफ़ी इन्होंने प्रयत्न किया। इनकी जो आइडियोलॉजी में मेन चीज़ें थी लिबर्टी, सोशलिज्म, इक्वालिटी, वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा इनका था। इनकी वाइफ जो थी वो वाइफ को एक तरीके से फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है, और उनकी वाइफ पढ़ाती थी। इन्होंने खुद अपनी वाइफ को पढ़ाया और उनकी वाइफ ने बाद में महिलाओं को पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक चीज़ आपको और याद रख सकते हो अगर, क्योंकि इस तरह के पर्सनैलिटी से आप अगर एनालाइज करोगे ईपीएफओ के एग्ज़ाम को, तो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनसे, ठीक है, और जो इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी है, मेनली 1858 के बाद के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल रिफॉर्म का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं ईपीएफओ में और आ भी सकते हैं। इसलिए सत्यशोधक समाज हो गया, ज्योतिबा फुले हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो सत्यशोधक समाज है, इनके जो फाउंडर है ज्योतिबा फुले, उनके नाम पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है महाराष्ट्र में, टीका उत्सव। नाम क्या है? टीका उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और टीका उत्सव की खास बात क्या है, मैं ये नहीं बता रहा कि उसमें क्या होता है नहीं होता। खास बात ये है कि ये जो उत्सव है, जो फेस्टिवल है, ये 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जाता है। अब ये 2 डेट इतने दिनों तक क्यों मनाया जाता है? 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का बर्थडे है तरीके से, ठीक है, इस दिन वो जन्म हुआ था उनका। और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होती है, अंबेडकर जी का जन्मदिन था, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये दोनों ही पर्सनालिटी काफ़ी बड़ी है, जैसे कि इंडिया के लिए ही काफ़ी बड़ी है, लेकिन महाराष्ट्र में ये इन दोनों का बर्थडे मनाया जाता है एक साथ। इसीलिए टीका उत्सव ये 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक होता है। ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत याद रखनी चाहिए, इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, द प्लान ऑफ सर स्टीफन क्रिप्स envisaged that after the सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कह रहा जो प्लान था, क्रिप्स प्रपोजल जो आया था, ठीक है, उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग क्या मिलने वाला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को? ऑप्शन ए, इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्या इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगी? या ऑप्शन बी, इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू 2 बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, या इंडिया को पार्टीशन कर दिया जाएगा 2 पार्ट में बिफोर इंडिपेंडेंस। या ऑप्शन सी, इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल, शी क्यों लिखा है पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में शी ही था, तो शी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ। अच्छा सॉरी शी ही होगा। ऑप्शन डी है, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, इंडिया शुड बी डोमिनियन स्टेटस। क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिप्स प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी में से, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो क्रिप्स प्रपोजल की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्रिप्स प्रपोजल आया क्यों था भाई? अगस्त ऑफर को फॉर्मलाइज करने के लिए। जो अगस्त ऑफर में जो बात बोली थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम इंडिपेंडेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट दे देंगे, तो इसको प्रपोजल, इसको ऑफिशियली फॉर्मलाइज करने के लिए क्रिप्स प्रपोजल भेजा गया था, क्रिप्स को भेजा गया था। लेकिन ये प्रपोजल क्यों खारिज हो गया? क्योंकि मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। अब मुस्लिम लीग रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने पार्टीशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला पार्टीशन नहीं करेंगे। जब पार्टीशन नहीं करेंगे तो मुस्लिम लीग ने बोला हम इस प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टीशन चाहती थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? क्रिप्स प्रपोजल के बाद कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना दिया, जिसके बाद बना। तो इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही है। डोमिनियन मतलब आपको पता होगा, डोमिनियन मतलब क्या हुआ? जैसे कि महात्मा गांधी या नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी इंडिपेंडेंस से पहले? डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रही थी। और जब उन्हें डोमिनियन स्टेटस मिलना शुरू हो गया, मिल गया, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट का बोला कि हमें अब तो आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस में होता है क्या? डोमिनियन स्टेटस में होता है क्या है कि आप अपना इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर देख लो, आपका अपना होगा, आपका जो हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, जो राष्ट्रपति जैसे कह लो, वो होगा ब्रिटिश का, ठीक है, ब्रिटिश कंट्रोल करेगी वहाँ ऊपर। और प्रधानमंत्री आपका होगा, आपको यूएन से रिलेशन रखने रखो, कॉमनवेल्थ से रखने रखो, अपना अंदर बाहर जो देखना आप वो करो, लेकिन एक जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो
ब्रिटिश का होगा। ये डोमिनेंट स्टेटस का सिंपल डेफिनेशन है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 838 कह रहा है लॉर्ड कर्जन इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉर्ड कर्जन नीचे गिवन में से किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, या ऑप्शन बी पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, या ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, या ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इनमें से आपको राइट आंसर टिक करना है। तो इसका राइट आंसर है, काफ़ी फेमस पर्सन भी है और काफ़ी फेमस इवेंट भी करके चले गए थे। इन्होंने क्या किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था 1905 में। क्या बोला था कि बंगाल का साइज़ बहुत बड़ा है डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हमें इसे पार्टीशन करके छोटा करना होगा। लेकिन सच क्या था कि ये हिंदू मुस्लिम का डिवाइड एंड रूल चल रहा था वहाँ पे। जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेस है और जो हिंदू मेजॉरिटी प्लेस था उनके बीच में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो और क्या चीज़ आपको याद रखनी है? और याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन और किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। तो पुलिस कमीशन 1902 में आया था, इसके लिए भी फेमस है, वो जाने जाते हैं। यूनिवर्सिटी कमीशन और यूनिवर्सिटी एक्ट भी आ गया था 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है EPFO एग्ज़ाम के लिए कि इन्होंने सेट किया था क्या? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वर्ड आ गया है इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है ये EPFO एग्ज़ाम के लिए। तो इन्होंने ही सेटअप किया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने टाइम में, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट में। तो ये आपको याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1904 तो हुआ ही था। तो इसके अलावा और क्या पॉइंट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये इनके टाइम में आया था। तो ये लाया था लॉर्ड लेटन ने लाया था। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये आया था लॉर्ड लैंसडॉन, जो LANSDOWNE जो है, लॉर्ड लैंसडॉन। इन्होंने क्या किया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ये हमें पता है, बहुत फेमस मॉडल मिंटो रिफॉर्म लॉर्ड मिंटो के टाइम में आया था। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म जिनको बोला जाता है, इसी के टाइम में कम्युनिज्म स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हु इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, उस चीज़ के, उस स्कीम के, वो जो सिस्टम है, उसके फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन, या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लॉर्ड रिपन काफ़ी फेमस नाम है EPFO एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इनके टाइम में क्या हुआ था? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 पास हुआ था। लॉर्ड रिपन ने ही फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 पास किया था। इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो किया ही था 1882 में। और हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन ये जो था ये भी 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम में ही हुआ था। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है ये भी लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में ही हुआ था। लॉर्ड कर्जन का तो हमने देख लिया ऊपर, इन्होंने क्या क्या किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, पुलिस कमीशन, यूनिवर्सिटी एक्ट जो आया था, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये भी इन्होंने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? लॉर्ड हार्डिंग उतने इंपॉर्टेंट नहीं, इनके टाइम में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि इन्होंने क्या किया था? कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया था इंडिया की कैपिटल। ये आपको याद रखना है, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया था इंडिया की कैपिटल। और लिटन क्यों फेमस थे? मैंने बताया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश इंडियाज कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बता दिया इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड कर्जन का हमने देख लिया ऊपर। लॉर्ड डलहौजी क्यों फेमस थे? लॉर्ड डलहौजी फेमस थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी, और फर्स्ट रेलवे भी इनके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ। और वो पीछे का मैंने इनकी थ्योरी बताई कि क्या ये पॉलिटिकल एनेक्सेशन करना चाहते थे, यूनिफिकेशन करना चाहते थे इंडिया का। ठीक है, इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। लॉर्ड डफिन क्यों इंपॉर्टेंट है? लॉर्ड डफिन के पीरियड में ऐसे कुछ इवेंट तो नहीं हुए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट इनके टाइम पीरियड में ही हुआ 1885 में। और थर्ड बर्मिस जो वॉर हुई थी वो भी 1885 में हुई थी। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो लॉर्ड डफिन के टाइम पीरियड में ही हुआ था। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन, टोटल 10 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे हम लोग।
तो ये था इस वीडियो का अंत। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए कैसा लग रहा है। कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो आप बता सकते, सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर ऐड करने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा अपनी तरफ से पूरी। इस वीडियो का PDF आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल री अकेडमी से। टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए आप। सारी वीडियो के PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।